जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग संसद से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर आपके जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा है कि जो अलग अलग देश हैं, जो उनकी विधायिका है या विधानमंडल है, विधानमंडल में जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, कहीं पे संसद है, कहीं पे कांग्रेस है, तो अलग अलग जो नाम है, कहीं पे डाइट है, कहीं पे ड्यूमा है, तो उन सब के बारे में हमने एक लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट में हमने एक एक करके चीज़ों को देखा था। आज हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि जो विधायिका है या विधानमंडल है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ समझना है कि लोकसभा और राज्यसभा को हम एकदम सेपरेट करके और कंपैरिजन करके चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे, बहुत ही आराम से कम समय में चीज़ें आपको समझ में आएंगी और कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम डिलीवर कर पाएंगे। और कोशिश करिए कि आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम के समय में वो चीज़ें रिवाइज करने में आसानी हो आप लोगों को। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ लिखा है संसद। अगर पूछा जाए कि आर्टिकल पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि आर्टिकल संसद किस आर्टिकल में है वर्णन इसका, तो आर्टिकल 79 से लेके 122 तक है। 79 से लेके 122 तक है। अच्छा, पूछा जाता है कि किस भाग में है, संसद का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो आप बताएंगे कि भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। कितने भाग में है? भाग 5 में उल्लेख किया गया है। इतनी बातें स्पष्ट रखिए। चलिए, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जैसे जो संसद है, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, यहाँ समझिए ये एक हाउस है ना, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री हाउस या पार्लियामेंट कहते हैं। अब इसमें दो सदन है। कौन कौन से देखेंगे, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। क्या करती हैं ये? भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए विधान बनाती हैं। और ये कौन विधान बना रहा है? भारतीय लोग भारत के लोगों के लिए विधान बना रहे हैं। इसी को कहा जाता है विधानमंडल। अब केंद्र की बात है, केंद्र में बन रहा है, तो इसे केंद्रीय विधानमंडल कहा जाता है। अगर यही चीज़ हम लोग राज्यों में देखते तो राज्य विधानमंडल होते हैं। राज्य विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, कहीं कहीं पे एक सदन है, कहीं कहीं पे दो सदन है। कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद। कहीं पे विधान परिषद, कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है। कुछ राज्यों में, 5 राज्यों में विधान परिषद का जो है प्रावधान इस समय किया गया है। वो डिपेंड करता है राज्यों की विधानसभाओं के ऊपर। अब लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, अगर हम इसमें इंक्लूड करें राष्ट्रपति को, तो अगर हम राष्ट्रपति को भी इंक्लूड कर दें तो ये हो जाएगा पूरा पार्ट संसद का। ये संसद के अंग हैं। संसद के अंग अगर पूछा जाए आपसे तो बताएंगे कि 3 है। कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके संसद का अंग कहलाते हैं। अगर पूछा जाए कि संसद के सदस्य कितने हैं, संसद के जो सदन हैं या सदस्य हैं, संसद के जो सदन हैं वो 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग कितने हैं? 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इतनी चीज़ें स्पष्ट रखिएगा। अगर हम वही बात राज्यों के लिए करें तो राज्यों में भी वही प्रावधान है। कहीं कहीं पे जो 2 सदनीय व्यवस्था है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, और उसमें अगर हम राज्यपाल महोदय को इंक्लूड कर देते हैं तो वो जो है विधानमंडल, जो राज्य विधानमंडल है, उसके अंग माने जाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि इनका जो अलग अलग देशों में इसी संसद को या पार्लियामेंट को अलग अलग देशों में विधानमंडल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। आज हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, जो संसद के अंग हैं, जैसे हमने कहा कि ना राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। राष्ट्रपति का काम क्या होता है? और सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा होती है। अगर राष्ट्रपति महोदय का पूछे कि राष्ट्रपति महोदय का संसद के परिप्रेक्ष्य में क्या काम है जो महत्वपूर्ण है, तो हम बताएंगे कि जो सत्र आहूत होता है, जैसे होता है ना कि चुनाव होता है लोकसभा का या राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो
सत्र आहूत होता है और सत्रावसान होता है। 3 शब्द पे यहाँ ध्यान देना है, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा का विघटन करना, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, उसको हम क्लियर करते हैं। राष्ट्रपति महोदय का कार्य क्या होता है यहाँ पे, तो सत्र आहूत करते हैं। जब नई नई जो है लोकसभा का चुनाव होता है या राज्यसभा का जो चुनाव होता है, जो सदस्य बैठक होती है, आप देखे होंगे कि एक साल में कम से कम 2 बैठकें होती हैं, और वो आपने देखा होगा शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, है ना। तो उसके बारे में कह रहा है कि सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना। सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो स्थगन है, जैसे सत्र चल रहा हो, किसी विशेष परिस्थितियों में उस सत्र को स्थगित करना हो और किसी विशेष महत्व पे चर्चा करनी हो, तो वो स्थगन वाली जो बात होती है, वो स्थगन कौन करता है, वो पीठासीन अधिकारी करता है। आप जानते होंगे कि लोकसभा में और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे चीज़ों को। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, और जो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति महोदय को, है ना, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी माना जाता है। चलिए देखेंगे कि जो आगे हम क्लास में पीठासीन अधिकारी की जब बात करेंगे, तो स्थगन की बात करें तो पीठासीन अधिकारी करते हैं, लेकिन सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना ये कौन करता है, ये राष्ट्रपति महोदय करता है। क्लियर। जब संसद चल रहा होता है तो जो पहली बैठक होती है तो सत्र आहूत किया जाता है और सत्रावसान किया जाता है जब सत्र समाप्त कर दिया जाता है। और विशेष परिस्थितियों में अटेंडेंस में अगर कोई बात होती है तो स्थगन करने का काम पीठासीन अधिकारी करते हैं। इतनी बातें क्लियर रखिए, एग्जाम में पूछा गया है ये सब। और क्या करते हैं राष्ट्रपति महोदय, तो ये है लोकसभा का विघटन करते हैं। लोकसभा का विघटन करते हैं किसके कहने पे, प्रधानमंत्री के कहने पे लोकसभा का विघटन करते हैं। कौन, राष्ट्रपति महोदय। देखिए राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन होता है। राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन है, और लोकसभा अस्थायी सदन है। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय से 3-4 काम और देख लेते हैं हम। अध्यादेश जारी करते हैं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि हाँ उस विषय पे विषम परिस्थितियों में उस विषय पे कानून बनाना जरूरी हो ही गया है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय एक अध्यादेश लाते हैं, और वो अध्यादेश वैसे ही काम करता है जैसे संसद के द्वारा कोई बनाया गया कानून होता है। तो उसी को बोला जाता है अध्यादेश। वो एग्जाम में पूछा गया है कि किस आर्टिकल में है, तो 123 में राष्ट्रपति महोदय जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, ऐसी कंडीशन में अध्यादेश ला करके और उसको एक कानून का रूप दे देते हैं, और उस कंडीशन में वो चीज़ें वर्क करती हैं। वो नियम होता है, वो कानून होता है। चलिए, और क्या राष्ट्रपति महोदय का काम होता है संसद के परिप्रेक्ष्य में, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं किस आर्टिकल के थ्रू है, तो 108 अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। क्यों बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, क्या कंडीशन होती है। मान लेते हैं कि जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, किसी कोई एक बिल है, उस पर सहमति नहीं बन पा रही है दोनों की, और वो बन के कानून नहीं मतलब कह सकते हैं कि कानून नहीं बनाया जा रहा है और वो डिस्प्यूट में है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी एक जगह बुलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा, यहाँ पे एक होता है कॉमन हाउस, तो लोकसभा के भी सदस्य आते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य आते हैं। तो इस कॉमन हॉल में जो है बैठक होती है और यहीं पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें जब कोई बिल आता है तो किस बहुमत से पास होता है, तो वो साधारण बहुमत से ही पास होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे चीज़ें, जब संसद की कार्यवाही पढ़ेंगे तो हम उसमें चीज़ों को देखेंगे। चलिए, तो ये राष्ट्रपति महोदय ये कुछ विशेष काम करते हैं संसद के परिप्रेक्ष्य में, और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे अगर संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति महोदय उनके खिलाफ जो है ले आके बिल और राष्ट्रपति महोदय से कह के उनको हटाया जा सकता है, लेकिन वो बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, इतना आसान नहीं होता है। और क्या करते हैं राष्ट्रपति महोदय, क्या करते हैं, जैसे कोई
संसद का सदस्य है तो उससे वो जो है इस्तीफा मांग सकते हैं। ये सब चीज़ें राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आगे हम चीज़ों को देखेंगे, जब हम संसदीय कार्यवाही पढ़ेंगे तब उसमें हम चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। चलिए, अगर हम बात करें कि जो अब जैसे हमारे यहाँ संसद है तो इसको पार्लियामेंट कहा जाता है, संसद कहा जाता है, जो विधानमंडल है ना। ऐसे ही ब्रिटेन में जो विधानमंडल है या विधायिका है तो उसको क्या कहा जाता है, उसमें भी 2 सदन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो उनका नाम क्या क्या है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, ये 2 सदन है वहाँ पे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ऊपरी सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन को निम्न सदन कहा जाता है। हमने पिछली क्लास में देखा है चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ और है, संसदीय व्यवस्था जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ही ली गई है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। और यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट और याद रखना है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के जो विधानमंडल है उसका क्या नाम है, उसका नाम है कांग्रेस। उसका क्या नाम है, कांग्रेस। उसमें भी 2 सदन है, कौन कौन से, सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थी, उसको हम लोगों ने देखा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, संसद से संबंधित जो प्रावधान है ना। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जब एंशिएंट काल में राजतंत्र था, उसके बाद मिडवल काल में भी राजतंत्र था, चाहे वो 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है भारत पे, वहाँ से अरबों का आक्रमण शुरू हो जाता है। उसके बाद गजनवी आया, फिर गौरी आया, और फिर उसके बाद उसका एक गुलाम, गौरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसके बाद वहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये चीज़ें लगातार चली और वहाँ पे भी राजतंत्र था। उसके बाद लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी जब भारत में शासन कर रहा होता है, उसी समय बाबर का आक्रमण होता है भारत पे। आप लोग जानते होंगे कि इतिहास में पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 में, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसके बाद फिर बाबर ने मुगलिया साम्राज्य की स्थापना की। अलग अलग जो है युद्ध लगातार हुए हैं, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। तो उसके बाद बाबर ने मुगलिया साम्राज्य की स्थापना की भारत में। अभी भी राजतंत्र चल रहा था। फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, लगातार ये शासक राजतंत्र के रूप में काम करते रहे। उसके बाद उत्तर मुगल काल में, जैसे जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उत्तर मुगल काल के जो लोग थे उन्होंने भी कुछ हद तक चीज़ें चलाई, राजतंत्र ही था। उसके बाद आपने देखा होगा कि प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ, फिर अंग्रेज़ों का शासन आया, अंग्रेज़ों ने भी लगातार काम करना शुरू किया। लेकिन अब जो है, जो कानून था भारतीयों के लिए वो ब्रिटेन में बन रहा था। उसके बाद जब देश लगातार इंडियन नेशनल मूवमेंट चला और जो हमारे यहाँ क्रांतिकारी थे और जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने लगातार आंदोलन किए और देश की आज़ादी के लिए मांग करते रहे। अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। उसके बाद संविधान सभा के लोगों के द्वारा भी कार्य किया जाता है और एटलीस्ट 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया जाता है। संविधान लागू होने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया जाता है। उसके बाद पूरे भारत में चुनाव होता है, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है। उसके बाद पहली बार हमारे यहाँ संसद की बैठक होती है। अब संसद की बैठक लोकसभा और राज्यसभा के रूप में अलग अलग होती है, उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। और तब से लेके आज तक लगातार बैठक होती आई है और वहाँ पे विधान बनते आए। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं कि करके संसद के बारे में। संसद में जो 2 सदन हैं उनके नाम हम देखेंगे कि नाम से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे राज्यसभा है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, विद्वानों का सदन है, बुजुर्गों का सदन है, अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन कौन है? राज्यसभा। कौन है भैया? राज्यसभा। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं लोकसभा की, कंपैरिजन करके हम चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आसानी होगी। अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसे निम्न सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है,
अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम देखेंगे। हर 5 साल में चुनाव होता है और बीच में अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति महोदय भंग भी कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं या विघटित कर सकते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है इसे अस्थायी सदन क्यों कहा गया? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन इसके जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 साल पे, यानी कि जैसे 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे क्या करते हैं, रिटायर हो जाते हैं और आगे के जो सदस्य हैं उनको मौका मिलता है, वह चुन के आते हैं। तो इसी वजह से ये लोकसभा जो है वो अस्थायी है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। चलिए, अगर हम बात करें किसकी, संरचना की बात करें अगर हम, तो संरचना में हम देखेंगे कि इसका गठन जो हुआ है 3 अप्रैल 1952 को हुआ। पूछा गया एग्जाम में, राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक कब हुई है? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई है। और वही कंडीशन लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में भी है। लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में भी सीटों की बात करें, अगर हम सीटों की बात करें तो अलग अलग समयों पे अलग अलग सीटें बढ़ाई घटाई जाती हैं। वो संसद का काम होता है अपना नियम कानून लाके बढ़ाई और घटाई जाती हैं और कई बार की भी गई हैं, है ना। वर्तमान समय की बात करें अगर हम, तो इसकी अधिकतम सीमा क्या है? सीटों की अधिकतम सीमा क्या है? 250। राज्यसभा में 250 अधिकतम सीटें हैं वर्तमान समय में। और जनगणना की बात करें, किस जनगणना का आधार लिया गया है? तो 1971 की जो जनगणना कराई गई थी उसी को आधार बना के ये चीज़ें हो रही हैं। अधिकतम संख्या कितनी है? 250। देखिए, यही कन्फ्यूजन करता है एग्जामिनर आपका। कभी अधिकतम पूछेगा, कभी वर्तमान पूछेगा, कभी राज्यों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है सीटों के मामले में, उसके बाद जो SC ST हैं या UT को कितना दिया गया है, उन सब के बारे में अलग अलग करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी को हम एक एक करके बिल्कुल क्लियर रखते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं, अधिकतम सीमा कितनी है? 250 सीटें हैं वर्तमान में। किसकी? संसद की अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 वर्तमान में। अच्छा, पहले एक चीज़ और यहाँ स्पष्ट कर लीजिए, जो 250 सीटें हैं तो इसमें जो 238 है वो राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से है। यूनियन टेरिटरी से है कितने? 238। और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अच्छा, पूछा गया एग्जाम में किस क्षेत्र से कौन कौन लोग हैं? चाहे जिसको उठा के मनोनीत कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग अपना योगदान देते हैं, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनको राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में भेज सकते हैं। कितने लोगों को? 12 लोगों को। एकदम क्लियर रखिएगा। और 338 सदस्य है वो राज्यों से और UT से अधिकतम भेजे जा सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 8 2 10 8 2 10 1 1 2 3 2 5 और ये 2, यानी कि 338 प्लस 12 250। लेकिन ये अधिकतम है। अगर वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान में 245 है। वर्तमान में 245 है। क्यों है वो हम समझेंगे। 245 है, उसमें 229 राज्यों से है, 229 राज्यों से है और 4 UT से है। 4 UT से, यूनियन टेरिटरी से। 229 राज्यों से है, 4 UT से। तो 229 और 30 3 33 और 12 ये 33 2 35 10 45, यानी कि 12 और 4 16 और 229, टोटल हुए 245। वर्तमान समय में 245 सीटें हैं। अच्छा, UT में जो है यूनियन टेरिटरी में कहाँ सबको, सारे UT को नहीं दिया गया है प्रतिनिधित्व। कुछ 2 UT हैं, उन्हीं को जो है इसमें प्रतिनिधित्व मिला है। किसमें? राज्यसभा में। कौन कौन है? दिल्ली और पांडिचेरी। कौन कौन है? दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। और पांडिचेरी में क्या है? 1 सीट है। दिल्ली में 3 सीटें और पांडिचेरी में 1 सीट है, यानी कि 3 1 4 सीटें हैं। 4 सीटें UT से, 12 मनोनीत और 229 राज्यों से। अधिकतम 245, वर्तमान 245। अधिकतम पूछे तो 250, राज्यों और UT से 238 और 12 मनोनीत। इतनी चीज़ें क्लियर रखिएगा।
दिल्ली और पांडिचेरी को जो ये दिया गया है सीटों का वेटेज, ये 91वां संविधान संशोधन करके इनको वेटेज दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए कि पूछा गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में। आपने देखा होगा संविधान में जो अनुसूचियाँ बनाई गई हैं, 12 अनुसूचियाँ, पहले 8 अनुसूचियाँ थी, 4 बाद में जोड़ी गई, अलग अलग 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसके बाद 92वें संविधान संशोधन के द्वारा और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो चीज़ें हमने पढ़ ली है आगे क्लासेस में, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि पूछा गया है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो आप बताएंगे कि अनुसूची 4 में। अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। वो अलग अलग चीज़ें हैं, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास देख लीजिए। चलिए, इतनी चीज़ें राज्यसभा के बारे में याद रखिए। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। अब हम बात करेंगे लोकसभा की सीटों के बारे में, क्लियर रखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, एक एक चीज़ एकदम क्लियर रखिए। इसे निम्न सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। हमने बताया कि अस्थायी सदन क्यों, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और चुनाव होता है, उसके बाद बीच में भी इसका विघटन किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के बारे में ऐसा नहीं है। इसका भी जो है, अगर हम गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952, 13 मई वाला ये पूछा गया है, पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ है। अधिकतम सीटों की संख्या अगर यहाँ पूछे, अधिकतम सीटों की संख्या, देखिए यहाँ थोड़ा सा खिचड़ी होने वाला है, एकदम क्लियर रखिए, है ना, स्पष्ट रखिएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। अधिकतम सीटों की संख्या 552। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से अलग अलग सीटों का वेटेज दिया गया है। क्यों? जनसंख्या के आधार पर, जिसकी जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी अधिक सीटें उस राज्य को आवंटित की गई हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जनसंख्या बढ़ाएं, नहीं, गलत बात है। तो वही बात कह रहा है, जनसंख्या के आधार पर इसको वेटेज दिया गया है। और कौन सी जनगणना? 1971 वाली। चलिए देखेंगे, 552 सीटें अधिकतम है। अच्छा, इसमें पूछा जाए अगर, तो 330 सीटें जो है वो राज्यों से है, 20 यूटी से है और 2 एग्लो इंडियन की बात करेंगे। हम एकदम स्पष्ट रखिएगा कि हम क्लियर करेंगे सब कुछ, जो संविधान संशोधन करके एग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त किया गया वो भी हम देखेंगे। तो 330 सीटें राज्यों से, 20 सीटें यूनियन टेरिटरी से, 2 एग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया है। 552 अधिकतम सीटें, 530, 20, 50 और 2 52 अधिकतम है। ये अधिकतम अगर पूछेगा तो अधिकतम की बात है। और ये एग्लो इंडियन की बात जो हुई है, जो लोकसभा में अगर मान लीजिए कि एग्लो इंडियन का जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति महोदय 2 एग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते थे। किस आर्टिकल के थ्रू? 331। किस आर्टिकल के थ्रू? 331। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। अब ये समाप्त हो गया है, हम देखेंगे आगे। अभी वर्तमान में कितनी है? ये अधिकतम है। वर्तमान में कितनी है? तो 545 है। कितनी है? 545 है। 545 में भी कैटेगराइज किया गया है, उसको भी कैटेगराइज किया गया है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 530 तो राज्यों का है ही है, अभी हमने देखा 530 राज्यों का है ही है। यूटी में जो 20 है उसमें 13 यहाँ किया गया है, और ये जो 2 है ये एग्लो इंडियन वाला, इसकी बात करिए। तो वर्तमान में पूछे तो 545, वर्तमान में अगली लोकसभा का चुनाव होगा तो वहाँ स्पष्ट और चीज़ें होंगी। 545 वर्तमान में है, 530, 13 और 2। अब देखिए कहानी यही है, ये जो 2 एग्लो इंडियन की बात है, इसे अलग अलग समयों पे बताया गया कि SC ST के लिए और जो आंग्ल भारतीय हैं उनके लिए जो आरक्षण की बात है उसमें प्रावधान किया गया था, लेकिन अलग अलग समयों पे संविधान संशोधन करके इसको बढ़ाया जा रहा था। अभी हाल में 95वां संविधान संशोधन किया गया 2009 में, तो इसमें क्या किया गया? इसमें क्या किया गया कि जो एग्लो इंडियन का प्रावधान था 2 सीटों के लिए, उसको कहा गया कि इसको बढ़ा के 2020 तक रखा जाएगा, 2020 तक रखा जाएगा। उसके बाद जब 2020 आया तो फिर संविधान संशोधन किया गया 104वां। कौन सा? 104वां 2020 में। अब क्या किया गया? जो एग्लो इंडियन का मनोनयन था लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। और जो SC ST के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है उसे अभी आगे बढ़ाया गया है ना, अभी उसे आगे बढ़ाया गया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? एग्लो इंडियन से। अब उनका लोकसभा में जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति महोदय, अब वो समाप्त कर दिया गया। किस आर्टिकल के थ्रू होता था? 331 की तरह।
चलिए अब बात करते हैं। हमने देखा कि अभी 331 के थ्रू राष्ट्रपति महोदय दो एग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे और 330 के तहत, आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय SC और ST के लिए कुछ सीटों का जो आरक्षण है उसकी बात करता है। सॉरी, मनोनीत नहीं करते, SC और ST को आरक्षण दिया गया है। कहाँ पे? लोकसभा में कि इतनी सीटें कम से कम SC और ST के लिए आरक्षित होनी चाहिए। कितनी सीटें हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। तो अधिकतम जो सीटें हैं, सॉरी, SC के लिए 84 सीटें हैं और ST के लिए 47 सीटें हैं। SC के लिए 84 सीटें हैं, ST के लिए 47 सीटें। टोटल सीटों की बात करेगा तो 131, अरे 7 4 11 के 1 हासिल हुआ 1, 4 1 5 और 8 13, 131 मैथ ऐसे है। SC और ST के लिए अगर दोनों का साथ मिला के पूछे तो 131, SC का अलग पूछे 84, ST का अलग पूछे तो 47। बाकी अलग अलग राज्यों में जो सीटों की बात की गई है, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश का है, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश का है। उसको हम एक लिस्ट बना के देंगे आपको सारे राज्यों का, कितनी सीटें हैं राज्यसभा में और लोकसभा में, वो अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। हम उसको एक एक करके देखेंगे। चलिए, अगर पूछे SC का जो है, SC को सर्वाधिक आरक्षण वाली जो बात की है, SC की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं, तो आप बताएंगे सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है। कितनी सीटें हैं? 17 सीटें। SC की सर्वाधिक सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है 17 सीटें। और अगर पूछे लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किसकी है तो भी उत्तर प्रदेश का ही है ना। तो हम वो आगे एक लिस्ट बना के देंगे, यहाँ कन्फ्यूजन ना हो, ताकि इसी वजह से हमने उसको सेपरेट रखा है। यहाँ अगर बात आ गई तो सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में SC की, सर्वाधिक सीटें ST की तो MP में 6 सीटें। सर्वाधिक SC सीटें उत्तर प्रदेश में 17, सर्वाधिक SC सीटें कहाँ? MP में कितने? 6 सीटें। इतनी चीज़ें क्लियर रखी। अब बात करते हैं, तो हमने देख लिया, नाम देख लिया, इनकी संरचना देख ली, सीटें कितनी कितनी हैं उसके बारे में देख लिया, अधिकतम सीटें और जो अलग अलग राज्यों में या SC ST के लिए प्रावधान था उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। चलिए एक बार सीटों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जो राज्यसभा में अधिकतम सीटें हैं, राज्यसभा में अधिकतम सीटें हैं 250 हैं और 238 सीटें राज्यों को और UT से संबंधित है। 12 सीटें राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से। वर्तमान सीटें 245 हैं, वर्तमान सीटें 245 हैं, जिसमें 229 राज्यों से है, 4 UT से है और 12 मनोनीत होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। UT की जो बात है, 4 UT के जो सीटें हैं वो दिल्ली में 3 है, पांडिचेरी में 1 है। ये कब प्रावधान किया गया, जोड़ा कब गया? 91वां संविधान संशोधन करके। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है 4थी अनुसूची में है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552, वर्तमान सीटों की संख्या 545, जिसमें अधिकतम सीटों में 530 राज्यों में 20 UT से 2 एग्लो इंडियन। वर्तमान में 545 में 530 राज्यों से 13 UT से 2 एग्लो इंडियन का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। और जो SC ST को आरक्षण की बात की है तो SC 84 सीटें, ST के लिए 47 सीटें, टोटल मिला के 131 सीटें। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 17 सीटें SC के लिए, सर्वाधिक ST सीटें। MP में कितनी सीटें? 6 सीटें। इतनी बातें आप क्लियर रखिए। अब हमने सीटों के बारे में देख लिया, अब इनके चुनाव के बारे में देखेंगे। चुनाव के बारे में जो लोग चुने जाते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, और जो लोग इलेक्ट करते हैं यानी कि जो लोग चुनाव में वोट डालते हैं उनकी मतलब वो कौन लोग हैं, कि उनकी एज लिमिटेशन क्या है, उन सब के बारे में हम अगली क्लास में एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। आज इतना ही रखेंगे। आप लोगों को उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।